लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू की पति के लिए रिस्पेक्ट। मेहता परिवार का बड़ा सा हॉल रोशनी और हंसी से भरा होता है। चारों तरफ रिश्तेदार बैठे होते हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है। एक तरफ मुकुल सोफे के कोने में बैठा खिलौने जैसी चीज से खेल रहा है, कभी हंस रहा है तो कभी अपने आप से बातें कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ राघव सबके बीच बैठा स्मार्ट तरीके से बातें कर रहा होता है, बिजनेस की बातें कर रहा होता है। अरे दीपाली, अब तो तेरी शादी का नंबर है, रिया की तो हो गई, अब अगली बारी तेरी है। नहीं चाची, मुझसे पहले तो मुकुल भैया का नंबर है। ये सुनते ही कुछ सेकंड्स के लिए हॉल में हल्की चुप्पी छा जाती है। सबकी नजरें मुकुल की तरफ चली जाती हैं। तुम सबको तो पता है मुकुल की हालत कैसी है। हम तो सोच रहे हैं मुकुल से पहले राघव की शादी कर दे। वैसे भी राघव ने लड़की पसंद कर रखी है और उसकी पसंद तो हमारी पसंद है। क्या पहले छोटे बेटे की शादी और ऊपर से लव मैरिज? हाँ तो क्या हुआ, आजकल अरेंज मैरिज में कहाँ लड़कियां सही निकलती हैं। शुरू में तो सीधी बनती हैं, फिर बाद में अपने असली रंग दिखाने लगती हैं। कमला, ये सोच बिल्कुल गलत है। दीदी, बात तो यह है कि जो रिश्ता निभाना चाहता है वो निभा लेता और जो नहीं निभाना चाहता वो नहीं निभाता। नहीं, ऐसा नहीं होता। लव मैरिज में लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए शादी के बाद दिक्कत नहीं होती। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, हमें तो बस शादी की दावत चाहिए। सभी जोर से हंस पड़ते हैं। रात को राघव अपने कमरे में बेड पर लेटा होता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वो फोन उठाकर अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा को कॉल करता है। क्या कर रही हो बेबी? क्या करूंगी, तुम्हारी टाइमिंग इतनी खराब होती है। जब मैं काम करने लगती हूँ तभी तुम फोन कर देते हो। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बताओ ना क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही, चुपचाप फोन रख दो। कॉल कट जाती है। राघव कुछ सेकंड्स फोन को देखता रहता है। अजीब है, पर चलो, प्यार में इतना तो चलता है। राघव को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये छोटी छोटी बातें आगे चलकर उसके रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली हैं। अगली सुबह कमला देवी पूजा की थाली सजा रही होती है और मोहन जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी राघव तेज कदमों से हॉल में आता है। चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई देता है। पापा मम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। मैंने शिल्पा से शादी के लिए बात कर ली है और हमने फैसला कर लिया है कि हम लोग शादी करेंगे। वो भी आज अपने घर वालों से बात कर लेगी और मैं आप लोगों को साफ बता रहा हूं कि मैं उसी से शादी करूंगा। कमला देवी के चेहरे पर तुरंत खुशी आ जाती है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही फैसला है। वैसे भी ये शादी की सही उम्र है, फटाफट शादी कर लो, फिर तेरे बड़े भाई के लिए भी लड़की ढूंढेंगे। हाँ ठीक है मम्मी, आप लोग पहले भैया से पहले मेरी शादी कर दो। मोहन जी हल्का सा सोचते हैं, फिर सिर हिला देते हैं। अगले दिन राघव और शिल्पा के परिवार एक ही घर में आमने सामने बैठे होते हैं। टेबल पर मिठाइयां रखी होती हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है। माहौल हंसी मजाक से भरा होता है। हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है और कमला जी, हम तो पहले से ही बहनों जैसे हैं। अब बच्चों की वजह से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सब लोग हंसते हैं। माहौल बहुत पॉजिटिव लगता है। अरे हाँ आंटी जी, कुछ ज्यादा ही सीधी है आपकी बेटी। सब जोर से हंस पड़ते हैं, लेकिन राघव के इस मजाक के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। कुछ महीने पहले राघव और शिल्पा एक ही घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। सुबह को राघव किचन में खड़ा चाय बना रहा होता है और शिल्पा बेड पर लेटी मोबाइल चला रही होती है। शिल्पा, उठ जाओ, चाय बना ली है। तुम ही ले आओ ना, मेरा उठने का मन नहीं है। राघव ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आता है और बेड पर रख देता है। अच्छा है, ऐसे ही रोज सर्व किया करो। पूरा दिन शिल्पा बेड पर बैठी रहती है, फोन चलाती रहती है, कोई काम नहीं करती और झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब राघव करता है। कभी कभी राघव को भी गुस्सा आता है। शिल्पा, तुम भी थोड़ा काम कर लिया करो, तुम सुबह से बेड से उठी ही नहीं हो। तो तुम किस लिए हो? मेरी सेवा करने के लिए ही तो हो। राघव एक पल के लिए चुप हो जाता है। अगर अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? या तो प्यार चुन लो या सेल्फ रिस्पेक्ट, दो चीजों में से एक ही मिलेगी। राघव कुछ नहीं बोल पाता। वो प्यार चुन लेता है और अपनी इज्जत पीछे छोड़ देता है। हॉल में फिर से हंसी मजाक चल रहा होता है। किसी को भी शिल्पा का असली व्यवहार नहीं पता होता है। सब उसे सीधी सादी समझते हैं और राघव भी सच्चाई छुपाए बैठा होता है। तो फिर हमें यह रिश्ता मंजूर है। हमें भी। मिठाई खिलाई जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों परिवार खुश होते हैं। कुछ ही दिनों बाद राघव और शिल्पा की शादी धूमधाम से हो जाती है। ढोल नगाड़े, नाच गाना, पूरे घर में खुशी का माहौल। गृह प्रवेश के समय कमला देवी आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। शिल्पा मुस्कुराते हुए घर में कदम रखती है। शिल्पा और राघव की शादी को 4-5 दिन बीत चुके होते हैं।
रिश्तेदार धीरे धीरे जा चुके होते हैं। सबके सामने शिल्पा एकदम परफेक्ट बहू बनी रहती है, मीठी बातें, मुस्कान, सबका ख्याल रखना। लेकिन जैसे वो अपने कमरे में जाती है, कमरे का दरवाजा बंद होते ही शिल्पा का चेहरा बदल जाता है, मुस्कान गायब और एटीट्यूड शुरू हो जाता है। चलो राघव, अब मेरे पैर दबाओ। क्या क्या क्या, सबके सामने इतना हंसने की एक्टिंग करनी पड़ती है? मेरा तो पूरा मुंह दुख जाता है। तुम्हारे परिवार के सामने कितनी ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है। किसने कहा है एक्टिंग करने को? दिल से इन्हें अपना परिवार मान लो, फिर एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं फेक हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। राघव चुप हो जाता है। प्यार के आगे फिर से उसकी आवाज दब जाती है। अगली सुबह पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा होता है, हंसी मजाक चल रहा होता है। अरे मम्मी, जितनी सीधी शिल्पा आपको दिखती है ना, उतनी सीधी है नहीं। आपकी आंखों के लिए तो ये तारा है, लेकिन कभी कभी मेरी आंखों में ये कांटा भी बन जाती है। सब लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन शिल्पा के चेहरे पर हल्का गुस्सा आ जाता है, जिसे वो छुपाने की कोशिश करती है। राघव, जरा इधर आना। शिल्पा राघव को किचन में ले जाती है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की? मैं तुम्हारे लिए कांटा हूँ? अच्छा, बताती हूँ तुम्हें। आज रात देखना कमरे में क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। अरे वो तो सिर्फ जोक था, क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए? तभी नंद प्रियंका प्लेट रखने के लिए किचन में आती है और उनकी पूरी बात सुन लेती है। वो चौंक जाती है। भाभी भैया से ऐसे बात कर रही हैं, ये कौन सा तरीका है? मम्मी तो इन्हें इतना अच्छा समझती हैं और ये भैया से ऐसे एटीट्यूड में बात कर रही हैं। प्रियंका चुपचाप वापस टेबल पर चली जाती है। देखो कितने अच्छे हैं ये दोनों। हल्की फुल्की नोक झोंक तो चलती रहती है, इन दोनों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आप भी थोड़ा ध्यान रखो इस बात का। अगले दिन गार्डन मेहमानों से भरा होता है। कुर्सियां लगी होती हैं, सब लोग चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। हंसी मजाक का माहौल होता है। देखिए हमारी बहू कितनी सीधी और संस्कारी है। तभी एक औरत बात छेड़ देती है। छोटे बेटे की शादी तो आपने बहुत जल्दी कर दी, और वो भी लव मैरिज। अब बड़े बेटे की शादी का भी सोच लो। वैसे भी आपका बड़ा बेटा थोड़ा पागल ही है। ये सुनते ही कमला देवी का चेहरा उतर जाता है। ऐसा मत बोलो मेरे बेटे के बारे में। उसके लिए भी मैं लड़की ढूंढ रही हूँ और जल्दी ही उसकी भी शादी होगी। हाँ, पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी बेचारे को। उसके पास तो कोई आना ही नहीं चाहता। पता नहीं आगे उसका क्या होगा। कमला देवी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। रात को कमला देवी और मोहन जी अपने कमरे में बैठे होते हैं। कमरे में हल्की रोशनी जली होती है। दोनों के चेहरे पर चिंता होती है। अब क्या करें, मुकुल की भी शादी करनी है। सब लोग इतना प्रेशर बना रहे हैं। हर कोई पूछता है बड़े बेटे की शादी कब करोगे? शादी तो करनी ही है। अरेंज मैरिज कर देंगे मुकुल की। छोटे ने लव मैरिज कर ली तो बड़े की अरेंज ही सही। अरेंज मैरिज वाली लड़कियां ठीक कहाँ होती हैं? कुछ दिन अच्छी रहती हैं, फिर अपने असली रंग दिखाती हैं। अरे हमारे बेटे में भी तो कमी है, हमें थोड़ा एडजस्ट तो करना ही होगा। कमला देवी कुछ देर सोचती है, फिर धीरे से मान जाती है। ठीक है, तो वही लड़की देखने चलते हैं जो आपको पसंद थी। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। अगली सुबह घर में हलचल होती है। सब तैयार हो रहे होते हैं। मुकुल को अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे होते हैं। कमला देवी खुद मुकुल की शर्ट के बटन लगा रही होती है। मुकुल बेटा, वहाँ जाकर कुछ नहीं बोलना। जो भी बात होगी हम कर लेंगे। ठीक है मम्मी। कुछ देर बाद सब लोग नेहा के घर पहुंचते हैं। सादा लेकिन सुंदर घर। नेहा अपने माता पिता के साथ बैठी होती है। मुकुल एकदम चुप बैठा होता है, ना किसी से बात, ना कोई सवाल, बस नीचे देखता रहता है। नेहा के परिवार को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। क्या बात है, आपके लड़के को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा शर्मीला है, कम ही बोलता है। मुकुल दिखने में अच्छा होता है और नेहा उसकी मासूमियत देखकर उसे पसंद कर लेती है। दोनों परिवारों की तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन कमला देवी और मोहन जी मुकुल की असली मानसिक हालत के बारे में नेहा के परिवार को कुछ नहीं बताते और एक बड़ा सच छुपा लिया जाता है। कुछ दिनों बाद मुकुल और नेहा की शादी हो जाती है। साधारण लेकिन खुशहाल शादी। नेहा अब इस घर की बड़ी बहू बनकर आती है। गृह प्रवेश के समय नेहा उम्मीदों से भरी घर में कदम रखती है, लेकिन हाँ, बस आ जाओ, इतना काफी है। उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं होती। शिल्पा एक तरफ खड़ी सब देख रही होती है। उसे पहले से ही मुकुल की हालत का पता होता है, इसलिए वो नेहा को हल्के में लेने लगती है। देखते हैं कितने दिन टिकती है ये यहाँ। जब इसके बारे में पता चलेगा तो खुद ही भाग जाएगी। नेहा मुस्कुराती रहती है। अगली सुबह दोनों बेटे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। राघव स्मार्ट अंदाज में और मुकुल थोड़ा मासूम, धीमे धीमे कदमों से। नीचे हॉल में कमला देवी और मोहन जी बैठे होते हैं। शिल्पा सोफे पर आराम से बैठी होती है। तभी नेहा सिर पर पल्लू रखे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है। नेहा सबसे पहले आगे बढ़ती है और झुककर अपने सास ससुर के पैर छूती है। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी।
खुश रहो बेटा। फिर नेहा मुड़कर अपने पति मुकुल के भी पैर छूती है। अरे ये क्या कर रही हो? आप मेरे पति हैं, आपका सम्मान करना मेरा फर्ज है। अरे अभी तो पूरा दिखावा चल रहा है, बड़े अच्छे से पैर चूरी है, कुछ दिन बाद देखती हूँ कैसे रंग बदलते हैं। नेहा सब सुनती है लेकिन चुप रहती है। उसी समय शिल्पा डाइनिंग टेबल पर जाकर कुर्सी पकड़कर बैठ जाती है और सिर पकड़कर, राघव मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना कर ले आओ। राघव बिना कुछ बोले चुपचाप किचन की तरफ जाने लगता है। हाँ बेटा बना दे इसके लिए चाय, बेचारी दिन रात इतनी मेहनत करती है। नेहा ये सुनकर एक पल के लिए रुक जाती है क्योंकि उसे पता है असलियत कुछ और है। किचन में नेहा अकेली खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। वहीं बाहर शिल्पा सोफे पर बैठी महारानी की तरह सिर पकड़कर बैठी होती है और राघव उसके लिए चाय बना रहा होता है। थोड़ी देर बाद नेहा सबके लिए खाना लगाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। सब लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। कमला देवी अपने बड़े बेटे मुकुल को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती हैं। मुन्ना मुंह खोल, ये ले। मुकुल बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए खाना खा रहा होता है। नेहा ये सब देखकर थोड़ा असहज हो जाती है। उसे समझ आने लगता है कि उसके पति की हालत वैसी नहीं है जैसी उसे बताई गई थी। नेहा चुपचाप सबको खाना परोस रही थी लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि मम्मी जी इनको बच्चों की तरह खाना क्यों खिला रही है? ये तो बड़ा अजीब है। और रिश्ते के टाइम भी इन्होंने कुछ बात नहीं की मुझसे। क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शादी के कुछ दिन बाद रात को पूरा घर सो चुका होता है। कमरे में हल्की सी लाइट जल रही थी। नेहा बिस्तर पर बैठी कुछ सोच रही होती है और मुकुल खिड़की के पास चुपचाप बैठा बाहर देख रहा होता है। नेहा उसे देखती है। आज उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा होता है। अचानक मुकुल की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। छोटा मुकुल बचपन में एक कोने में खड़ा होता है। कमला देवी छोटे बेटे राघव को गोद में लेकर प्यार कर रही होती है। मेरा राघव कितना प्यारा है। मुकुल दूर खड़ा देखता रह जाता है। वो पास जाता है लेकिन उसे इग्नोर कर दिया जाता है। मम्मी मुझे भी। लेकिन कमला देवी उसे अनदेखा कर देती है। मुकुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अकेला, अनदेखा और दुखी महसूस करता है। मुकुल झटके से अपनी आंखें खोलता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने बालों में हाथ फेरने लगता है, बेचैनी से इधर उधर घूमने लगता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था, मैं बहुत परेशान था, मैं तो एक छोटा बच्चा था ना। नेहा ये सुनकर बहुत घबरा जाती है और जल्दी से उसके पास आती है। क्या हुआ आपको मुकुल जी, आप ठीक हैं? अचानक मुकुल गुस्से में नेहा को धक्का दे देता है। नेहा पीछे गिरती है। उसका सिर टेबल से टकराता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? नेहा खुद उठती है और अपने आंसू रोकती है और फिर भी मुकुल के लिए पानी लेकर आती है। शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं यही हूँ। धीरे धीरे मुकुल की सांसें सामान्य होने लगती हैं। उसका गुस्सा कम होता है। वो थककर बिस्तर पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो सो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेहा दूर खड़ी उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में डर और सवाल होते हैं। मुझे लगता है मुकुल को कोई बीमारी है, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। सब लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई। अब उसे हर छोटी छोटी बात याद आने लगती है। मुकुल का चुप रहना, अजीब हरकतें करना, सच्चाई अब साफ दिखने लगती है। अगले दिन नेहा टेबल के पास एक कोने में बैठ जाती है, चुप, अकेली, गहरी सोच में डूबी हुई। वो किसी से बात नहीं करती, सिर्फ सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी मोहन जी उसे देख लेते हैं और दूसरी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। बेटा मुझे माफ कर देना। मुझे पता है मुकुल की मानसिक हालत थोड़ी कमजोर है, लेकिन ये बात प्लीज अपने मम्मी पापा को मत बताना। पापा जी, आप उस बात की टेंशन मत लो, लेकिन आपने बहुत गलत किया। आपने मुझसे और मेरे परिवार से इतनी बड़ी बात छुपाई। मोहन जी सिर झुका लेते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद नेहा अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और मजबूत होकर खड़ी होती है। कोई बात नहीं पापा जी, अब मुकुल मेरे पति हैं और ये मेरा परिवार है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन्हें सही करूं और हर मुश्किल वक्त में इनका साथ दूं। मोहन जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नेहा के सिर पर हाथ रखते हैं। सदा सुहागन रहो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। मुकुल की असली हालत जानने के बाद नेहा पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसके व्यवहार में डर नहीं, जिम्मेदारी समझती है। कोई शिकायत नहीं, अपनापन दिखाई देता है। अगली सुबह नेहा जल्दी उठकर सबसे पहले मुकुल के कपड़े प्रेस कर रही होती है। मुकुल कमरे में बैठा होता है, शर्ट हाथ में लिए उलझा होता है। नेहा, ये बटन कैसे लगाते हैं? आइए मैं लगा देती हूँ। नेहा खुद उसके पास जाकर शर्ट पहनाती है। एक एक बटन धीरे धीरे लगाती है। अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप। मुकुल बच्चे की तरह खुश हो जाता है। किचन में नेहा मुकुल के लिए गर्मा गर्म खाना बना रही होती है। रोज अलग अलग चीजें, कभी पराठे, कभी हलवा, कभी उसकी पसंद की सब्जी। इनकी तबीयत का भी ध्यान रखना है और मन का भी। दूसरी ओर राघव ऑफिस के जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसकी शर्ट ठीक से प्रेस नहीं होते, कपड़े हल्के मुड़े हुए होते हैं।
शिल्पा तुम मेरे लिए कुछ काम नहीं करती, कम से कम कपड़े तो ठीक से प्रेस कर दिया करो। चुप रहे, जैसा मिल रहा है ना उसमें खुश रहना सीखो। राघव चुप हो जाता है। राघव बाहर जाने लगता है, तभी कमला देवी उसे देखती है। अरे बेटा, आज कपड़ों पर प्रेस नहीं करवाई शिल्पा से? मम्मी जी, आपको तो पता है मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, नीचे आकर खाना बनाने लग गई थी, ऊपर जाकर प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तू कितनी अच्छी है। उधर नेहा किचन में खड़ी सब सुन रही होती है। ए नेहा, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, तुझे 4 लोगों का खाना भी नहीं बनता है क्या? जी मम्मी जी। नेहा इतना कहकर काम तेज कर देती है। प्रियंका अब दोनों भाभीियों का फर्क समझने लगती है। एक दिन वो नेहा के कमरे की तरफ जाती है, दरवाजा थोड़ा खुला होता है, वो बाहर ही रुक जाती है। अंदर मुकुल गुस्से में चिल्ला रहा होता है, सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कोई मेरा नहीं है। लेकिन नेहा घबराने के बजाय शांत खड़ी रहती है। शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूँ। नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे धीरे धीरे शांत करती है। बाहर खड़ी प्रियंका की आंखें भर आती हैं। नेहा भाभी कितनी अच्छी हैं, भैया की इतनी बेकार हालत में भी उनका साथ दे रही है और उन्होंने कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा भाभी हैं जो भैया को हर वक्त नीचा दिखाती रहती हैं। पता नहीं मम्मी की आंखों पर ये धोखे की पट्टी कब हटेगी। अगले दिन कमला देवी, मोहन जी और प्रियंका गार्डन में बैठे होते हैं। हल्की हवा चल रही होती है, लेकिन प्रियंका के मन में तूफान होता है। मम्मी आपको एक बात बताऊं? क्या बात है? पहेलियां क्यों बुझा रही है? नेहा भाभी जैसी दिखती हैं वैसी ही हैं, बहुत अच्छी। वो भैया की बहुत केयर करती है, लेकिन शिल्पा भाभी जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ आपके सामने अच्छी बनती है, असल में वो भैया के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। तू चुप रह, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है, ये सब तेरे दिमाग का धोखा है। सबसे बड़े धोखे में तो मम्मी आप ही हो, आपको ही नहीं पता चल रहा कि आपके घर में क्या हो रहा है। अगली सुबह घर में सब अपने अपने काम में लगे होते हैं, तभी ऊपर से जोर जोर से आवाज आती है, माँ मुझे आज ऑफिस जाना है, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कमला देवी और बाकी सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। बेटा तू कब से ऑफिस जाने लगा? मम्मी मैं कंपनी का बॉस बनने वाला हूँ, आपको नहीं पता क्या? ये सुनकर शिल्पा हंस पड़ती है। मैंने कहा था ना, ये पूरा पागल है। बेटा जाओ कमरे में आराम करो, इतना नहीं चिल्लाते। नहीं मम्मी, मुझे ऑफिस जाना है। तभी नेहा आगे आती है, उसके चेहरे पर शांति है लेकिन थोड़ी मुस्कान होती है। मेरे पति के बारे में एक भी उल्टा शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। शिल्पा मुंह बना लेती है। नेहा मुकुल के पास जाती है। आपको ऑफिस जाना है ना? ऑफिस ऐसी थोड़ी जाते, आपके फॉर्मल कपड़े कहाँ हैं? रुको मैं अभी पहन कर आता हूँ। मुकुल ऊपर जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है। टाई उल्टी लगी हुई, शर्ट का आगे पीछे उल्टा, पूरा लुक बिखरा हुआ। सब लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। टाई ऐसे नहीं लगती, आइए मैं ठीक कर देती हूँ। वो प्यार से उसकी टाई और कपड़े ठीक करती है। अगले दिन घर में पार्टी का माहौल होता है। सजावट, लाइट्स, केक, रिश्तेदार और पड़ोसी सब आए होते हैं। तभी मुकुल हाथ में बच्चों के खिलौने और एक बॉल लेकर आता है। खेलते खेलते वो बॉल नेहा के सिर पर मार देता है। लो पकड़ो। सब लोग हंसने लगते हैं। अरे ये क्या था, सबके सामने पत्नी पर बॉल मार दी। तुम तो इतनी पतिव्रता बनती हो, जब ये तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो तुम इसकी क्यों करती हो? पता नहीं बेचारी ने कैसे इस आदमी से शादी कर ली। नेहा सबकी बातें सुनती और फिर आगे बढ़ती और सबको रोक देती है। बस आप सब लोग चुप हो जाइए, ये मेरे पति हैं और मैं इनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती हूँ। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और हाँ, जब कोई अपने पति की खुद इज्जत नहीं करता तो वो दूसरों को भी वही सिखाता है। शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। अगले दिन शिल्पा अपने दोस्तों से मिलने राघव को एक बड़े रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। सब दोस्त टेबल पर बैठे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है। बताओ शिल्पा, तुम्हें क्या खाना है? मैं ऑर्डर कर देता हूँ। शिल्पा ध्यान ही नहीं देती, दोस्तों से बात ही करती रहती है। कुछ देर बाद खाना आ जाता है, दाल मखनी और रोटी। इतने साल हो गए तुम्हें मेरी चॉइस भी नहीं पता, ये क्या बेकार खाना मंगवाया तुमने। पढ़े लिखे होकर भी तुम इतने बेकार हो, इतने बड़े रेस्टोरेंट में भी दाल मखनी और रोटी मंगाई है। राघव के दोस्त सब कुछ देख रहे होते हैं। राघव को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ये बात तुम आराम से भी कह सकती थी, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था। बस बस चुप रहो। एक तरफ नेहा जिसका पति कमजोर है फिर भी वो उसकी इज्जत करती है। दूसरी तरफ शिल्पा जिसका पति समझदार है फिर भी वो उसे सबके सामने नीचा दिखाती है। अगले दिन नेहा मुकुल को तैयार करके अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है। एक छोटा सा कैफे, नेहा के 2-3 दोस्त बैठे होते हैं। मुकुल थोड़ा चुपचाप नेहा के पास बैठा होता है। यार तेरा पति तो मेंटली स्टेबल नहीं लग रहा, तो इसके साथ कैसे एडजस्ट कर रही है? नेहा हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में मजबूती होती है। यार जब रिश्ते में प्यार और इज्जत होती है ना तो सब हो जाता है। वो भले ही दिमाग से थोड़े कमजोर हैं, लेकिन मैं इन्हें सही करके ही मानूंगी। सच में नेहा, मुकुल बहुत लकी है कि उसे तेरे जैसी वाइफ मिली।
मुकुल नेहा की तरफ देखता है और हल्का मुस्कुरा देता है। अगले दिन से नेहा पूरी तरह मुकुल को ठीक करने में लग जाती है। वो उसे रोज पार्क लेकर जाती है। हरी भरी घास, बच्चे खेल रहे होते हैं, शांत माहौल होता है। मुकुल, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा, यहाँ डर नहीं लगता है। नेहा उसकी हर छोटी फीलिंग समझने की कोशिश करती है। वो उसे बच्चों की तरह छोटी छोटी चीजें सिखाती है। लोगों से कैसे बात करनी है, गुस्सा आए तो कैसे कंट्रोल करना है, क्या सही है क्या गलत है। एक दिन जब मुकुल थोड़ा शांत होता है तो नेहा उसके पास बैठती है। मुकुल, जब आप छोटे थे तब क्या हुआ था? जब मैं छोटा था ना, और जब राघव हुआ था, मम्मी हमेशा उसे ही प्यार करती थी। छोटा मुकुल घर में अकेला बैठा है। कमला देवी छोटे बेटे राघव को लेकर पार्टी में गई होती हैं। पूरा घर खाली है। मुकुल डर के मारे कोने में बैठा होता है। तभी दरवाजा खटखटाता है। कुछ अजनबी लोग अंदर घुस आते हैं। कौन है? चोर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। मुकुल डरकर इधर उधर भागता है, किसी तरह छुप जाता है। कुछ देर बाद कमला देवी घर आती है। मुकुल रोते हुए उनके पास जाता है। मम्मी, घर में चोर आए थे, मुझे बहुत डर लगा, आपकी याद आ रही थी। तू ये सब झूठ बोल रहा है। मुझे पता है जब से तेरा छोटा भाई हुआ है तुझे जलन होती है, इसीलिए चुप रह। मुकुल चुप हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उसी दिन उसके दिल और दिमाग में एक गहरी चोट लग जाती है। वो अंदर ही अंदर अकेला पड़ जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे ट्रॉमा में जीने लगता है। मुकुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। अगले दिन सुबह पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा होता है। कमला देवी सोफे पर बैठी होती हैं। मोहन जी अखबार लिए होते हैं। शिल्पा मोबाइल चला रही होती है। राघव पास में बैठा होता है। नेहा धीरे से आगे आती है। उसके चेहरे पर हिम्मत साफ दिख रही होती है। पापा जी, आप मुकुल को ऑफिस क्यों नहीं जाने देते? अगर ये बाहर जाएंगे, दुनिया देखेंगे, तभी तो कुछ सीख पाएंगे। बेटा, तुझे तो पता ही है ये कैसा व्यवहार करता है। इसे ठीक से बोलना भी नहीं आता। ऑफिस में कैसे संभालेगा सब? ओए, कल की आई लड़की, हमारे घर में ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ के फैसले हम करेंगे, तुझे यहाँ फैसला लेने के लिए नहीं बुलाया गया है। हाँ मम्मी, देख लो, आते ही सब कुछ बदलने लगी हैं। महारानी बनना चाहती हैं घर की। अपने पति को देखा है कैसी हरकतें उसकी, और उसे ऑफिस भेजने की बात कर रही है। नेहा की आंखों में अब गुस्सा साफ दिख रहा होता है। अगर मेरे पति के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अच्छा, क्या कर लोगी तुम, बताओ? तभी राघव बीच में आता है। अरे शिल्पा, रहने दो ना, भाभी से क्यों बहस कर रही हो? अचानक शिल्पा का गुस्सा बढ़ जाता है। हटो ना तुमसे किसी ने पूछा है? सब लोग शॉक हो जाते हैं। अरे शिल्पा, ये कौन सा तरीका अपने पति से बात करने का? और तूने राघव को धक्का क्यों दिया? मैं सिर्फ नेहा से बात कर रही हूँ, सब लोग अपना मुंह बंद करके बैठो। शिल्पा सबको कुछ भी बोल देती है और अब उसका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। अगले दिन नेहा मुकुल को लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है। क्लिनिक का शांत माहौल। मुकुल थोड़ा घबराया हुआ। नेहा उसका हाथ पकड़े हुए बैठती है। बहुत अच्छा किया आपने अपने पति को यहाँ लेकर आई। आजकल बहुत कम लोग मेंटल हेल्थ चेकअप करवाते हैं, और याद रखिए, प्यार से कोई भी इंसान बदल सकता है। ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि ये हम सब जैसे नॉर्मल हो जाए। आप इनके सारे ट्रॉमा को खत्म कर दीजिए। बाकी प्यार और अपनापन देने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आप जैसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती, जो इंसान के सबसे कमजोर वक्त में उसका साथ दे, उसे संभाले और उसे आगे बढ़ाए। ये तो बस इनका प्यार है जो मुझे इनके लिए हर चीज करने पर मजबूर कर देता है। अगली सुबह नेहा मुकुल का हाथ पकड़कर उसे पार्क में लेकर जाती है। हल्की धूप, ठंडी हवा, बच्चे खेल रहे होते हैं, चारों तरफ शांति। मुकुल थोड़ा घबराया हुआ होता है लेकिन नेहा उसके साथ खड़ी रहती है। देखिए मुकुल, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल सेफ हैं, मैं आपके साथ हूँ। मुकुल धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। नेहा अब उसे धीरे धीरे सिखाने लगती है कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे अपनी बात कहनी है, कैसे गुस्से को कंट्रोल करना है। अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो प्यार से जवाब देना है। जी ठीक है, मैं ठीक हूँ, ऐसा ठीक है। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही। नेहा अब उसे ऑफिस के बारे में समझाने लगती है। फाइल क्या होती है, बॉस क्या करता है, कैसे बैठना है और बात करना है। आप ऑफिस जाओगे ना तो सबको गुड मॉर्निंग बोलना। गुड मॉर्निंग। नेहा खुश हो जाती है। उसके छोटे छोटे स्टेप्स भी उसके लिए बड़ी जीत होती हैं। दूसरी तरफ घर में कमला देवी किचन में खड़ी होती हैं और गुस्से में बात कर रही होती हैं। अरे ये नेहा मुकुल की हालत का बहाना बनाकर बस कमरे में घुसी रहती है, कामचोर कहेंगी। उन्हें यह पता नहीं था कि नेहा बाहर क्या कर रही है। कमला देवी को बस यही दिखता है कि नेहा घर का काम नहीं कर रही है, पूरे दिन मुकुल के साथ रहती है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि नेहा मुकुल को धीरे धीरे एक नई जिंदगी सिखा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा पूरे घर में इधर उधर घूम रही होती है, कभी किचन में झांकती, कभी हॉल में बैठती, लेकिन असल में कोई काम नहीं करती है। अरे बेटा शिल्पा, तू तो पूरे दिन काम करती रहती है, वो नेहा तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती।
हाँ मम्मी जी, मैं तो इस घर में पहले आई हूँ, इस घर वालों को अच्छे से जानती हूँ, और वैसे भी आप ही तो मुझसे इतना प्यार करती हो, अगर मैं आपकी नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी। कमला देवी और खुश हो जाती हैं। एक तरफ नेहा है जो चुपचाप अपने पति की जिंदगी सुधार रही होती है, दूसरी तरफ शिल्पा है सिर्फ दिखावे से सबका दिल जीत रही है। फर्क साफ होता है, लेकिन कमला देवी की नजर अभी भी धोखे में होती है। कुछ महीनों बाद घर का माहौल अब थोड़ा बदल चुका होता है। मुकुल अब पहले जैसा चुप और डरा हुआ नहीं है। वो धीरे धीरे घर की बातों में हिस्सा लेने लगा है। कभी मोहन जी के साथ बैठकर बातें करता है तो कभी छोटे छोटे फैसले भी करता है। बेटा नेहा, तूने तो कमाल कर दिया। जो हम पिछले 28-30 साल में नहीं कर पाए वो तूने कुछ ही महीनों में कर दिया। पापा जी, शायद आपने इन्हें हमेशा अनसुना किया और मैंने बस इनकी बातों को सुना है, इन्हें समझा है। वैसे भी प्यार और इज्जत इंसान को अंदर से पिघला देती है। शाबाश बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है। ये सब देखकर शिल्पा के चेहरे पर जलन साफ दिखने लगती है। ये पागल तो सच में ठीक होने लगा है, और ये तो घर का बड़ा बेटा है। अगर इसने ऑफिस संभाल लिया तो सारा कंट्रोल इसके हाथ में चला जाएगा। फिर राघव के पास क्या बचेगा? हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। लालच और जलन में अंधी होकर शिल्पा धीरे धीरे मुकुल के खाने में दवाइयां मिलाने लगती है, ऐसी दवाइयां जो उसकी मानसिक हालत फिर से खराब कर दें। कुछ दिनों बाद मुकुल की हालत फिर बिगड़ने लगती है। वो अचानक गुस्से में आने लगता है। एक दिन मुकुल गुस्से में आपा खोकर नेहा के थप्पड़ मार देता है। ये क्या हो गया आपको? आप तो ठीक हो रहे थे, अचानक से ये सब क्यों हो रहा है? नेहा को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन नेहा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर, ये तो बिल्कुल ठीक हो रहे थे, अचानक क्या हो गया इन्हें? इनकी रिकवरी तो बहुत अच्छी चल रही थी, ऐसा अचानक होना थोड़ा अजीब है। डॉक्टर को भी कोई साफ कारण नहीं मिलता। अगले दिन नेहा किचन के बाहर खड़ी होती है और देखती है कि शिल्पा चुपके से मुकुल के खाने में दवा मिला रही होती है। रुको, ये क्या कर रही हो तुम? नेहा उसके हाथ से शीशी छीन लेती है। नेहा गुस्से में दवाई लेकर हॉल में जाती है। देखिए, ये आपकी प्यारी बहू क्या कर रही थी? मेरे पति को जानबूझकर बीमार बनाया जा रहा था, मैंने ठीक करने में लगी हूँ, और ये मेरे पीठ पीछे इन्हें फिर से पागल बना रही है। शिल्पा, तुमने ये क्या किया? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा बेटा ठीक हो रहा था, तुझे उससे जलन हो रही थी। मैं तुझे इतना अच्छा समझती थी और तू तो आस्तीन का सांप निकली। राघव आगे आता है। भाभी सॉरी, आप शिल्पा को कुछ मत कहिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अगले दिन शिल्पा गार्डन में अकेली बैठी रो रही होती है। नेहा उसके पास आती है। कल इतनी बड़ी गलती के बाद भी राघव भैया ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी इज्जत बचाई, अपने भाई को नजरअंदाज कर दिया और तुम्हारे लिए माफी मांगी। और एक तुम हो जो ना उन्हें इज्जत देती हो ना प्यार। मैंने मुकुल को सिर्फ 1 साल से जाना है, फिर भी वो मेरे लिए सब कुछ है, और तुम राघव भैया को 4 साल से जानती हो, फिर भी वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर इस रिश्ते को बचाना चाहती हो तो अभी संभल लो, वरना एक बार शादी जैसा रिश्ता टूट गया तो कुछ नहीं कर पाओगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और राघव के साथ तो सबसे ज्यादा। अगले दिन से शिल्पा सच में बदलने लगती है। राघव की इज्जत करने लगती है, उससे प्यार से बातें करने लगती है। मुकुल पूरी तरह ठीक हो जाता है, उसकी थेरेपी सफल होती है। वो ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। राघव भी अपने भाई का साथ देता है। दोनों भाई मिलकर बिजनेस संभालते हैं। कमला देवी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब मुझे समझ आया, मैरिज लव हो या अरेंज, रिस्पेक्ट से दोनों सफल होती हैं। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, रिश्ता चलता है प्यार और इज्जत से, और जो ये दोनों समझ गया वही असली जीत गया। अब आप बताओ, आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि आजकल लोग सच में रिश्ते में उलझ गए हैं या अभी भी असली रिश्ते की वैल्यू समझते हैं?